शाम गिर रही थी। हवा में हल्की सी खनकी मौजूद थी। वो अपना दुपट्टा ठीक करते हुए बार बार बराबर में बैठी औरत से पूछती, यह स्टेशन पर बस कब रुकेगी? उस औरत ने अपना सर पीट दिया था। बस 15 मिनट बाकी है। यह कहते वो एक बार फिर से बस के शीशे के पार दिखने लगी। थोड़ी देर बाद बस रुकी और लोगों का एक मजमा सा जमा हो गया। एक तरफ से लोग बस से उतर रहे थे तो दूसरी तरफ से अंदर दाखिल हो रहे थे। वो भी जैसे तैसे धकुम पील में नीचे उतरी और उसने अपने प्यारों की तलाश में इर्द गिर्द नजर दोई। चलो जी, अब मैं भी शहर आ ही गई हूँ। शजा ने अपने हाथ झाड़े। उसने एक हाथ में सूटकेस था और एक बैग कंधे पर लटकाया हुआ था। तभी उसे मानुस सी आवाज सुनाई दी, बेटा मैं इधर हूँ। वो पीछे मुड़ी। सामने तायाबू थे। अरे तायाबू, आप मुझे लेने आए हैं? अब तो इतने बड़े हो गए हैं, वो खुशी से चिल्लाई। तायाब उसकी बात सुनकर हंस पड़े। मैं बड़ा नहीं बेटा, बूढ़ा हो रहा हूँ। वो झीम सी गई। उसने अपने सर पर सरकती हुई चादर को दुरुस्त किया। जी वही, बहुत अरसे बाद देख रही हूँ ना। वो उनके साथ बातें करते हुए आगे बढ़ी। आप गाड़ी में आए हैं? उसने पूछा। हाँ बेटा, वो देखो सामने स्यांग की गाड़ी है ना, उसी में जाएंगे। उन्होंने उसके हाथ से दोनों बैग ले लिए थे। वो दौड़कर गाड़ी के पास गई और दिलचस्पी से उसके शीशे पर हाथ फेरने लगी। बहुत खूबसूरत गाड़ी है, मैं चलाऊं? यह सुनकर वो हैरान हो गए। नहीं बेटा, तुम कैसे चला सकती हो? वो मुस्कुराई। ताया अब्बू, आपको मालूम है अब्बू मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाते थे। मुझे ट्रैक्टर भी चलाना आता है, मैंने कई बार चलाया है। यह सुनकर ताया अब्बू ने अपना सर पीट लिया। मेरी बेटी, मेरी रौनक, गाड़ी और ट्रैक्टर में फ़र्क होता है और यहाँ के रोड और रास्तों का तुम्हें कुछ इल्म नहीं है। तुम ठीक से नहीं चला पाओगी। ठीक है। उन्होंने मोहब्बत से उसका चेहरा थपथपाया तो वो सर झुकाकर पीछे जाकर बैठ गई। गाड़ी तेजी से घर की तरफ रवाना हुई। वो सारे रास्ते तायाबू से बातें करती हुई गाड़ी के पार से नजर आने वाले मनाजिर को देखकर शहर की खूबसूरती की तारीफ करने लगी। वो गांव से शहर पढ़ने आई थी। तायाबू को उसमें अपने मरहूम भाई की झलक दिखाई देती थी। उसका लहजा, उसकी बोलचाल, उसके चलने का अंदाज, उसकी आंखें, गज, हर चीज उसके मरहूम भाई आबिद हुसैन की झलक दिखाई देती थी। गाड़ी एक झटके से बड़े से घर के सामने रुकी तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। है अब्बू, आपका गिर तो बहुत खूबसूरत है। उसने बेलाक तबसरा किया। हाँ मेरी बेटी, यह मेरी बरसों की मेहनत का नतीजा है। उसे लेकर अंदर आ गए थे। उन्होंने सामान मुलाजिम को उसके कमरे में पहुंचाने का कहा, जो कल रात उसकी ताई अम्मी ने उसके लिए तैयार कर दिया था। अस्सलाम कुम। वो तेजी से ढूंढकर ताई अम्मी के गले लग गई। ताई अम्मी के सीने में भी जैसे ठंडक सी पड़ गई। उनकी कोई बेटी नहीं थी और इस तरह संजय को अपने घर में पढ़ाई के लिए आने की उन्होंने खुद ही दावत दी थी। अब तुम आ गई हो ना, अब मेरे घर में रौनक हो जाएगी। ताइमी ने मुस्कुराकर उसे पानी दिया। जल्दी से हाथ मुंह धो लो, उसके बाद आप खाना खाते हैं। वो इनकी अब नायत पर बहुत खुश थी। अम्मी ने आपको सलाम ले आया। आपको पता है, अगर आप दावत ना देती तो अम्मी मुझे कभी भी यहाँ आने की इजाज़त ना देती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने ताई अम्मी के हाथों को थामा। अरे, ये गांव की लड़की आ गई। ताइमी के छोटे बेटे जुल्कफल ने उसके सर पर हल्की सी थप्पड़ सिद्ध की। तुम जूफी हो ना? यह सुनकर वो हंस पड़ा। हाँ, तुम जूफी कह सकती हो। शंजा ने मुस्कुराकर उसके कान मुड़ रहे थे। उन दोनों में बचपन से दोस्ती थी। अच्छा, वैसे वो झुकी भाई किधर है? यह सुनकर जुलकफुल ने अपने पेट पर हाथ रखा और जोर से हंस पड़ा। झुकी? यह झुकी कौन है? मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि मेरे किसी भाई का नाम झुकी है। अम्मी के तीसरा भाई पैदा हो गया और आपने उसे कचरे के डेल पर फेंक दिया था, जो सिर्फ शजे को मालूम है। यह सुनना ही था कि ताइमी ने उसे सर पर हल्की सी चिपट लगाई। बकवास बंद करो, वो जुर्नैन को झुकी कह रही है। यह सुनते ही शान ने फौरन से हामी से हिलाया। हाँ हाँ, उनका नाम ही इतना मुश्किल है, मुझे तो पूरा ही नहीं दिया जाता। मैं तो झुकी भैया ही कहूंगी। ताइमी ने मुस्कुराकर उसकी तारीफ की। ताबू अपने कमरे में आराम की गहनाओं से भर गई। बेटा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद खाने की मेज पर सब इकट्ठे होंगे। वैसे भी जुल्कुल नैनल आने वाला ही होगा। वो ताई की हिदायत पर अपने कमरे में आई, जहां हर चीज इन दही सलके और तरीके से रखी हुई थी। कमरा खुला, हवादार और रोशन था। उसने सताई से चारों जानिब नजर घुमाकर देखा। ताइमी ने घर तो बहुत खूबसूरत तैयार कर रखा है। अपने गाँव में तो बस मिट्टी के घरों की अहमियत है। वो बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में घुसी, जहाँ का इतना पुरताइश और ऐसा असशात से भरा वॉशरूम देखकर वो तंग रह गई। इतना खूबसूरत गुसलखाना, इससे तो बंदे का निकलने का दिल ही ना चाहेगा। उसे शवर खोलकर देखा और फिर उसमें से धाड़ की तरह पानी निकलते देख वो खूब हंसी।
यह सब कुछ उसके लिए एक नया तजड़ा था। उसने खालिस गांव की जिंदगी गुजारी थी और अब इस तरह शहर में जदीदर जिंदगी देखकर हंसने के साथ साथ वह हैरान भी थी। शवर लेने के बाद जब वो बाहर आई तो मेज पर उसे एक अजनबी सा शख्स दिखाई दिया। हो ना हो यह झुकी बया ही होंगे। उसे देखता और सोचा और आगे बढ़कर सलाम किया। जुल्कनैर ने जैसे ही निगाहें उठाकर देखा तो अपनी जगह ठहर सा गया। बुरी कान सी आंखें, रेशमी सा बाल जो गीले थे, उन्हें कैचर में कैद कर रखा था। दुपट्टा सीने पर फैलाए हो ना हो शान ही थी। आप शांजे हैं? उसने नर्म लहजे में पूछा तो शांजे मुस्कुराई। और आप 1 मिनट आप झुकी है ना? यह सुनते ही जुल्कनैन के माथे पर बल पड़ गए। झुकी? यह कैसा नाम है? वो हैरान था। जुलकफुल हंस पड़ा। इसने मुझे जुफी और आपको झुकी बना दिया। जुलकनैन के चेहरे पर नागमारी के आसार दिखाई दिए। हाँ ना, बंदा क्या करे? ताइमी ने इतने मुश्किल मुश्किल नाम रख दिए। मुंह से तो आपका पूरा नाम ही नहीं लिया जाता। मैं झुकी ही कहूंगी। यह सुनकर झुको नैन ने उसे सर्द महरी से देखा। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरा नाम बिगाड़े। उम्मीद है आप मेरा पूरा नाम लेगी। वो एकदम से ठहर सी गई। उसका लहजा अजीब तंज लिए हुआ था। ठीक है। उसका सारा जोश झाग की तरह बैठ गया। इतनी देर में तयाबू भी आ गए। ताइमी ने सारे ढोंगी और प्लेट सजाई थी। अच्छा, तो इंटरव्यू शुरू करते हैं। सब चौंक गए। सुरकुन ने फौरन से मन में इकट्ठी की। किसका इंटरव्यू? और क्यों? आपका। मैं शहर पढ़ने आई हूँ। मुझे यहाँ के लोगों को जानना होगा। तो आप बताएं आप कौन हैं? तमी हंसने लगी। अरे बेटा, ये झुकी है ना? जुल्कफ ना रह सका। भैया अब तो बता दो कि ये पूछ ना ले आप कहाँ से आए हैं, जमीन क्यों गोल है और हम लोग 3 वक्त खाना ही क्यों खाते हैं? सब हंस पड़े मगर जुलन के चेहरे पर शरी जिंदगी छाई हुई थी। बताएं आप कौन है? शंजा की सुई वही अटकी थी। मैं जुलक नैन हूँ, डॉक्टर हूँ। वो बदमिजा हुआ। हाँ वो तो पता है, मगर कैसे बने और क्यों बने और कौन से डॉक्टर बने? वो ऐसे पूछ रही थी जैसे किसी क्राइम रिपोर्टर की ट्रेनिंग लेकर आई हो। जोगफल ने उसके कान में सरगुशी की मगर आवाज काफी ऊंची थी। इनसे मत पूछें। ये जब छोटे थे तो गुड़िया का बाजू जोड़ने की कोशिश में पूरी गुड़िया तोड़ देते थे। वो हंस पड़ी। मतलब बचपन में गुड़िया से खेलते थे। जुल्कन ने अपने भाई को गुस्से में घुरा। अच्छा, तो तभी डॉक्टर बनने का शौक था। शज ने बात आगे बढ़ी। जोर को टाइम में गहरा सांस लिया। अब वैसे कौन सी डॉक्टर है? वो पूछने लगी। बच्चों का पीडियाट्रिशियन, उसने लुकमा दिया। अच्छा, तो बच्चों का ही क्यों? शांति के सवालात पर वो बेदार होने लगा। मैंने बच्चों का डॉक्टर इसलिए चुना कि बच्चे साफ दिल के होते हैं। उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। वो फौरन बोली। तो फिर बड़ों से डरते हैं आप क्या? टाइम में जोर से खांसी जैसे हंसी रोक रही हूँ। बिल्कुल सही सवाल। भैया आप बड़ों से वाकई डरते हैं। गुरगुर ने उसे घुरा। मैं डरता किसी से नहीं हूँ, बस बच्चे बेहतर होते हैं, मतलब बड़े बूढ़े होते हैं। वो चम्मच मुंह पर रखते हुए बोली। सब हंस पड़े। सुर को नैन ने नागवारी सांसें देखा। मैंने कब कहा बड़े बूढ़े होते हैं? शादी की आंखें उबल पड़ी। अभी तो कहा बच्चे बेहतर होते हैं, तो इसका मतलब तो फिर यही हुआ ना? उसकी बात अधूरी रह गई। इसका मतलब नहीं। दुर्घन चिंचिलाया। भैया गुस्सा क्यों होते हैं? इंटरव्यू हो रहा है, इम्तिहान नहीं। वो हंसते हुए आगे बढ़ी और अगला सवाल दाग दिया। अच्छा यह बताएं, बचपन में भी इतने ही सख्त थे क्या? क्या तब जरा मुस्कुरा भी लेते थे? जुल्फा ने हाथ ऊपर उठाकर फौरन से जवाब दिया। बचपन में तो ये इतने सीधे थे कि कभी चोरी से चॉकलेट भी नहीं खाते थे। मैं खाता था और इल्जाम इन पर लगता था। क्यों भाई? वो हंसते हुए बोली। जुल्गफैर ने कंधे उठाए क्योंकि यह शक्ल से ही मासूम लगते थे और मैं शक्ल से ही शरारत टाइमिंग नहीं मुस्कुराई। अभी भी देश में चोट बोटियां चोरी यही करता है। जुलकफुल ने फौरन हाथ कानों को लगाया। कसम से मैं नहीं, यह मेरे हाथ खुद ही चले जाते हैं। वो जोर से हंस पड़ी, फिर झुलकनैन की तरफ होता। अच्छा डॉक्टर साहब, यह बताएं कि आप बच्चों का इलाज करते हैं तो क्या कभी खुद भी बच्चे बन जाते हैं? जुलकनैन ने बेकबसी उसे देखा। यह कैसा सवाल है? बहुत अहम, क्योंकि मैंने सुना है कि कुछ डॉक्टर बच्चों के खिलौने छीन लेते हैं। झुलकर ने फौरन वजाहत की। मैं खिलौने क्यों छीनूंगा? मैं तो जुल्फर ने फौरन से उसकी बात काटी। भैया छुपाते हैं। मैंने खुद देखा है। पिछले हफ्ते एक बच्चा कार वाला खिलौना लाया था, उससे खेल रहे थे। पूरा कमरा कहकों से गूंज उठा। जुल्कू ने हमें सख्ती से उसे देखा। झुलका फुल फिजूल बातें ना करो। सब फिर हंस पड़े। ताइमी ने शफकत से उसके दर्द देखा। अल्लाह करे बेटा,
इस घर में तुम्हारी वजह से रौनक लगी रहे। जुल्गफर ने संजीदगी से और शरारत से उसे देखा। और देखिए भैया पहली बार मुस्कुराई भी है। मौत सही हो गया। झुलक नैन उसे घरा मगर मुस्कुराहट ना रोक सका। सुबह के 8 बज रहे थे। पूरा घर जाग चुका था, मगर एक ही कमरा था जहां अभी तक मुकम्मल खामोशी थी। यह शी का कमरा था। सुरगुन नैन नीचे नाश्ते के मेज पर आया तो दाया अखबार पढ़ रहे थे। ताइमी पराठे तल रही थी और जुर्कफिल बिस्किट चोरी चोरी उठाने की कोशिश में था कि जुर्क नैन ने उसे घूरते हुए कहा, बाज आ जाओ, हर रोज यही हरकत करते हो, बच्चे हो क्या? फिर फौरन सीधा हुआ, यार तुम तो सुबह सुबह ही पुलिस की इंक्वायरी रिपोर्ट बन जाते हो। इतने में शान से नीचे उतरती दिखाई दी। अभी भी आंखों में नींद मौजूद थी। दुपट्टा बाएं कंधे से लुढ़कता जमीन पर झाड़ू दे रहा था। ताइमी ने उसे प्यार से देखा, बेटा नाश्ता करो। इससे पहले कि शान से कुछ बोलती, ताई अब्बू ने झुलकनैन की तरफ देखा, बेटा आज इसको कॉलेज ले जाना, एडमिशन करवा देना। जुलकन ने फौरन चाय मेज पर रखी। मैं अस्पताल जा रहा हूँ अब्बू, इमरजेंसी वार्ड में सुबह का राउंड है मेरा। शादी ने एकदम से आंखें टिपट पाई। बस थोड़ी ही देर में ले जाना प्लीज, मुझे पता ही नहीं शहर में क्या करना होता है। जुलग ने साफ इनकार किया, नहीं वक्त नहीं है मेरे पास। ताबीताई भीम ने उसे घूरी से नवाजा, ले जाओ, उसे लड़की अकेली कैसे जाएगी। झुका फिर हंसा, हाय मारा गया। डॉक्टर साहब, झुलक ने उसे घूरा फिर शजे की तरफ पलटा। ठीक है, 15 मिनट में तैयार हो जाना, मैं उसके बाद नहीं रुकूंगा। शजे ने फौरन हामी में सर हिलाया और ऊपर भाग गई। 15 मिनट गुजर गए, फिर 20 और फिर 25 भी। जुगुले ने बार बार घड़ी देखी, चाय का कप उठाया, फिर रखा, फिर उठाया। उसके माथे पर लकीरें पड़ने लगी। यही होना था, बिल्कुल यही। वो बुदबुदाया, वक्त का एहसास नहीं उस लद्दे को। मैं अस्पताल देर नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूं। और वो वाकई चला गया। ऊपर कमरे में शांत उस वक्त दुपट्टा इस्तेरी कर रही थी। मैं आज झुकी भैया को हैरान कर दूंगी, बिल्कुल पक्की सिटी शहर स्टाइल में जाऊंगी। वो जब नीचे पहुंची तो वो जा चुका था। ताबू ने अफसोस से सहर लाया, बेटा वो अस्पताल चला गया और शज्जे का दिल बैठ गया। मुझे छोड़ कर चले गए। इतना भी इंतजार नहीं किया। घर की सीढ़ियों पर ही उसकी आंखें भर आईं। मैं खुद ही चली जाती हूँ, मैं कौन सा बच्ची हूँ। उसने घर वालों को इतला दिए बगैर जल्दी जल्दी बैग उठाया, दुपट्टा लपेटा और बाहर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसे रिक्शा मिल गया। वो जल्दी जल्दी बैठी, चले अंकल, सब्जी मंडी वाली चौक के आगे जो पड़ा कॉलेज है ना, वहां ले जाए। उसका दिल धड़क रहा था। रिक्शा भी चंद गलियां ही गया था कि अचानक सामने से आते ही मोटर बाइक जोर से हमसे टकराई। फिर एक झटका लगा और रिक्शा उलट गया। शांत से चीखी और कूद कर जान बचाई। ड्राइवर फौरन निकला, बेटा ठीक हो? वो बम मुश्किल उठकर बैठी, हाथ छिल गया था, टखना भी दर्द कर रहा था। रिक्शा वाले उसे पहचान गया कि वो नासिर हुसैन के घर की है। ओए, यह तो अपने ताबो की भतीजी है। उसे फौरन मोबाइल निकालकर नंबर मिला है। डॉक्टर साहब, आपकी कजिन गिर गई क्या रिक्शा से? हमारा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आकर देख ले। उस वक्त जुरकुर नैन ओपीडी में मौजूद था। एक मुरीज की नब्ज देख रहा था कि फोन आया। क्या अकेली रिक्शे में और गिर गई? उसके चेहरे का रंग बदल गया। टाइम मिली नहीं, उसने बाकी स्टाफ से कहा और बगैर किसी को देखे अस्पताल से निकल गया। वो चंद मिनट में वहां पहुंचा। शांजे को जमीन पर बैठा देखते उसकी चलती सांसें तेज हो गई। शांजे ने सख्ती से उसे पुकारा। शांजे ने आंसू पूछे, मैं तो बस कॉलेज, वो दहाड़ा तो वो सहम सी गई। मैंने कहा था ना 15 मिनट पे तैयार हो जाना। तुमने वक्त जाया किया और फिर अकेली क्यों निकल पड़ी? किसी से पूछा तक नहीं। चांदनी ने डरती आवाज में उसे देखा। अब तो चले गए थे। मुझे लगा मैं वो रो पड़ी थी। मैं गिर गया, थक, क्योंकि मुझे अस्पताल जाना है। उसने आंखें भरकर उसका हाथ थामा और खड़े होने के लिए सहारा दिया। यह बचकाना हरकत करने की क्या जरूरत थी? रिक्शा, तुम्हें पता भी है शायद मैं कितना खतरा होता है। शी की आंखें फिर पर आईं। मुझे लगा आपको फर्क नहीं पड़ता। उस एक जुमले ने जुलकन के अंदर कुछ तोड़ा, मगर गुस्सा फिर भी कम ना हुआ। फर्क पड़ता है, शकी आवाज भारी थी। इतना पड़ता है कि मैं मरीज छोड़कर यहाँ आया हूँ। तुम समझती क्यों नहीं हो? यह शहर है, गांव नहीं। तुम यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनकर आई हो। शाहजे खामोश रही, सर झुकाकर बस सिसकती रही। वो कुछ लम्हे से देखता रहा, फिर उसका लहजा नरम पड़ा, मगर सख्ती बरकरार थी। उठो, चलो घर, पहले जख्म साफ करेंगे, फिर बात होगी। उसने उसे अपने साथ सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाया। शो जानती थी
कि आज सुनकर नैन वाकई उस वक्त बहुत गुस्से में था। घर के बरामदे में जैसे ही गाड़ी रुकी तो शजी को लेकर वो अंदर आया। घर में अचानक शोर मच गया। ताइम ने दुपट्टा संभालते उसे सहारा दिया। हाय मेरी बच्ची, यह क्या हालत बना रखी है। शांति शर्मिंदा सी थी। दुपट्टा आधा सर से फिसल चुका था और हाथ में लगी चोट भी दर्द कर रही थी। झुलकन अभी भी गुस्से में था। उसके कदम भारी थे, माथे की रग उबड़ रही थी। यह सब क्या था? तुम तो अस्पताल में थे ना? ताब्बू ने पूछा। जी बिल्कुल अब्बू, मैं वहीं था, मगर बीबी साहिबा को खुद मुख्तारी का शौक हो गया था। रिक्शा उलट गया, सो मजबूरन मुझे वापस आना पड़ा। शजी ने सर उठाकर उसे देखा। सुरगुलन, तुम्हें पता है ना, मच्छी अभी आई है, ज्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती। टाइम ने समझाया। सख्ती? मैंने सिर्फ हकीकत बताई है। अगर यह सुबह वक्त पर उठ जाती तो यह सब ना होता। ओए होए जुकफ सेन में आ गया और बीच में कूद पड़ा। भाईजान अब तो ऐसे बोल रहा है जैसे लड़की रिक्शा नहीं जंगी जहाज उठा रही हो। सबके चेहरों पर दबी तभी हंसी आ गई, मगर झुलकुनल के चेहरे की सख्ती मजीद गहरी हो गई। तुम्हारे भाई के चेहरे से तो लग रहा था कि मैंने मुल्क का बजट खराब कर दिया हो। जुल्कफल खिलखिलाकर हंस पड़ा। जुल्कफल, जुल्कुल नैन की गर्द सुनकर वह हंसते हंसते रुक गया। शज फौरन निगाहें झुकाकर पीछे हट गई। जुल्कुल नैन ने उसकी तरफ देखा और जाने क्यों सिर्फ 1 सेकंड, मगर उसकी झुकी हुई नजरें उसे खुद ही खुद अंदर चुभ गई थीं। झुलकन, तुम्हारी सख्ती सबके सामने अच्छी नहीं लगती। बच्ची डरी हुई है, थोड़ा नरम होना पड़ेगा ना। मैं नरम ही होता अगर कोई बात मानता, लेकिन यहाँ तो हर काम ही उल्टा है। वो चिड़ा। चांदी की सांस रुक गई। दुल्कन ने नजरें फेर ली। तभी जुर्फ पास आकर आहिस्ता से बोला, भाई अगर यही हाल रहा ना तो शानजी आपको शादी के हीरो की बजाय विलन समझ बैठेगी। जुरकुंड ने घूर कर उसे देखा। जुर्फ अपनी जुबान बंद रखो, इधर तो हर कोई मेरी जुबान बंद करवाना चाहता है। कोई डरावना ही अंदाज में बोला और सब हंस पड़े सिवाय जुर्कन के। संजय को लग रहा था जैसे उसके वजूद से ही नाराज है। वो सोच रही थी कि शायद उसके आने से घर के मामलात खराब हो रहे हैं, और जुर्कन की हर बात जैसे उसे तंग करने लगी थी। उधर जुर्कन अंदर जाते हुए बुद्धा रहा था। यह लद्दकी, मुझे तो जहर लगने लगी है। हर काम उल्टा, हर हरकत खतरनाक, और ऊपर से सब उसे मासूम कैसे समझ रहे हैं। वो दरवाज़ा जोर से बंद कर गया। शादा ने ये आवाज़ सुनी और दिल एकदम बोझ सा गया। बस गुस्से का तेज है, दिल का बुरा नहीं है। थोड़ी देर में खुद ही पछताएगा। ताहिमी ने तसल्ली दी थी। आप फिक्र ना करें, भाईजान को ना आप जैसे लोगों से खास किस्म की चिढ़ होती है। जुल्कफर की बात पर वो हैरान हुई। कैसे लोगों से? वही जो उनकी जिंदगी में रंग लेने हैं। वो गहका लगाकर हंस पड़ा। शाहजे ने उसे घरा। जुल्कफर ने आंखें मारी। घर में एक नया लतीफ़ा बन गया था। शाहजे की पैदाइश गांव के छोटे से मगर नहाए मोहब्बत बड़े घर में हुई। माँ बाप दोनों ही हद से ज़्यादा शफीक थे। उसके वालिद आबिद हुसैन अगरचा पढ़े लिखे ना थे, मगर वह अक्सर कहा करते थे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, पूरे गांव का फख्र बनेगी। शजा बहुत छोटी थी, मगर उसे अपने अब्बू की आंखों में चमकता हुआ ख्वाब हमेशा याद रहा। लेकिन जिंदगी ने हमेशा की तरह अचानक मुंह मोड़ लिया। शांजे अभी 5 साल की भी नहीं हुई थी कि उसकी अब्बू एक हादसे में वफात पा गए। घर में जैसे रोशनी बुझ गई। उसकी वालदा ज़ैनब बीवी अपने मेके लौट गई। बाप दादा की ज़मीनों की आमदन से सब कुछ ठीक चलता था। वो अक्सर अपनी बेटी को देखकर यही कहती कि या अल्लाह, मेरी बच्ची को उसके बाप का ख्वाब पूरा करने की हिम्मत देना। वक्त गुजरता गया। शजिस बड़े डिढ़ी होती गई। गांव के तंद माहौल में भी उसकी माँ ने उसे पढ़ाना ना छोड़ दा। वो खुद सगाई करती, खेतों में काम करती और उसकी पढ़ाई के अखराजात उठाती रहती। शजिस की मासूमियत, जिद और शरारत अब भी वैसे ही थी जैसे बचपन में होती थी, मगर उसके दिल में ख्वाब भी पैदा हो गया था। डॉक्टर बनना, और सिर्फ उसका शौक नहीं था, उसके मरहूम बाप की ख्वाहिश थी। जब शजे ने मेट्रो किया तो उस्ताद हैरान थे कि यह लड़की आगे जा सकती है, बहुत आगे, अगर यह मेहनत करे तो। ज़ैनब बीवी ने तब फैसला किया कि अब गांव का स्कूल काफ़ी, उसे शहर जाना होगा। उसी वक्त ज़ैनब बीवी के जेठ यानी शजा की तैयाबों ने इसे गांव से शहर बुलवाया। वो अपनी बीवी और 2 बेटों के साथ शहर में रहते थे। उनके 2 बेटे थे, जुलकनैन और जुकफल। जुलकन घर का बड़ा बेटा, संजीदा असूलों का पक्का और कैरियर और टैलेंटेड, वो बच्चों का डॉक्टर था। घर का सबसे जिम्मेदार फर्द था, जबकि जुल्म से छोटा बेटा शरारती, हंसमुख, हर वक्त मजाक करने वाला, बड़े भाई की संजीदगी को हमेशा छेड़ता रहता था। ताब्बू ने संजय की माँ से वादा लिया था, भाभी मैं इसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा।
फिक्र ना करना, इसे शहर में पढ़ाऊंगा। आबिद हुसैन की ख्वाहिश पूरी हो गई। यूशंजर अपने अब्बू के ख्वाब लिए शहर रवाना हुई। ताबू गांव के पुराने खानदान में से थे, मगर शहर में अच्छा खासा घर बना लिया था। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत से गुजारी। घर में असूल भी थे, मगर मोहब्बत ज्यादा थी। ताई नरम दिल थी। शांजे के आने से पूरा घर जैसे फिर से जिंदा हो गया था। उसे शहर आए 6 महीने होने के करीब थे। उसकी पढ़ाई में दिलचस्पी ना होने के बराबर थी। शाम का वक्त था। शान से इम्तिहान करीब होने की वजह से सारा दिन किताबें लिए बैठी रहती, मगर जहन था कि पढ़ने के नाम से ही दूर भागता था। उस वक्त भी यही हो रहा था। वो पढ़ाई से बोर होकर नीचे आई। बालकानों के पीछे हर औरतें वो ताई अम्मी के पास गईं। ताईमी, मैं रिदा के घर जा रही हूँ, कंबाइंड स्टडी है, आज बहुत जरूरी चैप्टर रिवाइज करना है। इजाजत दे प्लीज, ताईमी ने मुस्कुराते हुए सर कहा। ठीक है बेटा, मगर जल्दी आ जाना। जी। अपनी स्टॉल समेटकर बाहर निकल गई, लेकिन उधर रिदा के घर का मनसब बिल्कुल मुख्तलिफ था। एलईडी लाइट्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और बड़ी सी स्क्रीन पर लड़कियां मूवी नाइट एंजॉय करने में मशरूफ थी। संजय ने भी एक लम्हे के लिए दिल में चुभर महसूस की, मगर फिर खुद को समझा लिया, बस थोड़ा सा देख लूं, फिर पढ़ लूंगी। उधर आइमी ने रात के 10 बजते ही जुरकुन्नैन को कॉल मिलाई। सुरकुन्नैन, जरा एक काम तो कर दो। शरीर रिदा के घर गई है, उसे वापस लेना, देर हो रही जाएगी। वो बेदिली से चाबू उठाकर निकला। क्या जरूरत थी कंबाइन रेडी करने की, और सिर्फ बातें ही कर रही होगी। लड़कियों को जरा भी एहसास नहीं होता वक्त का। वो जैसे ही रिदा के घर दाखिल हुई, जोरदार हंसी गूंजी। स्क्रीन की रोशनी उभरी और एक खौफनाक सीन पर लड़कियों की चीख सुनकर वह रुक गया। 2 सेकंड में बात क्लियर हो गई। शजे उसे पुकारा। सब लड़कियां चौंक गईं। शो के हाथ से पॉपकॉर्न का प्याला छूटते ही वाला था। जुनी जुलकुलरन भैया, आप यहाँ? हाँ, उसकी आवाज ठंडी थी। तो मैं लेने आया हूँ। कंबाइंड स्टडी? हाँ, ये कंबाइंड स्टडी थी। शजी का चेहरा एकदम लाल हो गया। वो बस थोड़ी देर के लिए, चलो अभी। उसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि लड़कियां चुप हो गईं। शांजे खौफ से कांपते दबे कदमों के साथ उसके पीछे चलने लगी। गाड़ी में बैठती वो जब्त से फट पड़ा। शजे, इम्तिहान सर पर है। तुम्हारे अब्बू का खौफ था कि तुम डॉक्टर बनो, पढ़ाई के नाम पर मूवी नाइट। क्या फायदा है ऐसा पढ़ने का? शे ने आहिस्ता से उसे देखा। मैंने सोचा था बस कुछ देर। सो फौरन से उसकी बात काटी। कुछ देर ही काफी होती है बर्बादी के लिए। तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं। तुम जानती हो ना चाचा जान ने कितनी ख्वाहिश रखी थी तुम्हारे लिए। तुम खुद ही उनके ख्वाब को खाक में मिला रही हो। शहर आकर तेवर ही बदल लिया है। कुछ तो ख्याल करो। जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। वो जैसे टूट गई। आंखें, बहराई होठ कपकपाते रहे। जुरकन ने मजीद कुछ कहने का सोचा, मगर शांति के चेहरे पर उदासी देखकर वो चुप हो गया। घर पहुंचकर वो तेजी से ऊपर के कमरे में चली गई। दरवाजा हल्के से बंद हुआ। ताइमी ने परेशान होकर उनको नैन की तरफ देखा। आ गई? क्या हुआ? उसका चेहरा इतना लटका हुआ क्यों है? वो नहीं पढ़ रही थी, मूवी देख रही थी। मैंने कहा वक्त जाया ना करो, तो बस जुरकन ने सफाई दी। बच्ची है, बच्चे गलती कर भी जाते हैं, थोड़ा नरमी से बात करते हैं। जुर्कफल पीछे से हंसते हुआ आ गया। भाई, शांति से दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? वो डरी डेरी ऊपर गई। लगता है तुम्हें पूरा लेक्चर दे दिया। जुरकन ने झिंझलाकर उसे देखा। 1920 वर्ष की बच्ची नहीं होती है, अच्छी खासी समझबूझ रखती है। यह कहकर जुरकन खामोश हो गया। पहली बार शांति से जहर लगने लगी। मेरे घर वालों की नजरों में मुझे ही मशकूक बना दिया। परेशानी, गुस्सा सब एक साथ उसके चेहरे पर मौजूद था। वो सर झटक कर अपने कमरे में तड़प पड़ गया। शाम होते ही मौसम की नमी बढ़ गई। वो पेपर का बहाना बनाकर खाने की मेज से भी पर भी नहीं आई थी। रुकुलनैन की डांट ने उसके दिल को जैसे चीर कर रख दिया था। क्या कुछ नहीं कहा था उसने शजे से? शका दिल लर्ज कर रह गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पूरी रात वो सो ना सकी। जागते ही अंक उसे कुछ पढ़ा ही ना गया। यह जुमला उसके दिल में चुप सा गया था कि तुम अपने बाप की ख्वाहिश तक पूरी नहीं कर सकती। इनफैक्ट तुम इस काबिल ही नहीं हो। सुबह वो जैसे तैसे तैयार हुई और जुल्फिल के साथ सेंट्रल सेंटर आई थी। वहां उसे शदीद चक्कर से महसूस हुए, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। फिर धीरे धीरे चलती हुई इम्तिहान देने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। पर्चा सामने था, लेकिन आंखों के आगे बार बार धुंधलाहट सी छाने लगी। उसका दिल चाहा कि वह दहाड़े मार मार कर रो दे। उसे सब कुछ आने के बावजूद भी कुछ नहीं आ रहा था। कलम कागज पर घसीटता ही नहीं जा रहा था। दिल था कि दुख से भरा हुआ था। यही चंद अल्फाज लिखने के बाद उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया।
वो बेहद उलझी हुई थी। बार बार उसके दिमाग में एक ही जुमला गूंज रहा था कि तुम में है ही क्या। तुम बच्चों की तरह बस गलतियां करना जानती हो, उन्हें सुधारना नहीं। सिर्फ एक मूवी नाइट उसकी जान का अजाब बन गई थी। उसने अपने चिकाते सर को थामा। हिचकियां बंद हो गईं। वहां मौजूद तमाम लोग हैरान थे, लेकिन वह फिर लड़खड़ाहट बड़े कदमों के साथ बाहर आ गई। यह पर्चा उसका अच्छा नहीं गया था। ना जाने क्या हो गया। उसने खुद से सोचा, अगर वह नाकाम हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी जुर्कनैन पर पड़ जाएगी। उसने दिल ही दिल में खुद कलामी की। फिर वो दिन भी आ गया जब उसका नतीजा सामने आने वाला था। तमाम घर वाले मेज के गिर जमा थे। उसके हाथ में मोबाइल था। रोल नंबर डालते ही वक्त उसके हाथ के ही बार कपकपाए थे। सुरकाफ ने गौर से उसे देखा। क्या हो गया शान से, नंबर डालो ना, उसने नरमी से कहा। तभी सीढ़ियां उतरते जुर्कनैन उसके सामने आया। शायद वो चंद घंटे पहले ही अस्पताल से आया था। सिर्फ 2-3 बटन ही तो दबाने आया। इसमें इतना क्यों घबरा रही हो? घबराए तो इंसान उस वक्त जब उसने कुछ किया ही ना हो। वैसे तुमसे तो यही उम्मीद है कि तुमने कुछ नहीं किया होगा, तभी तो घबरा रही हो। यह सुनकर जहां ताया अब्बू थम गए, वहां ताइमी ने भी उसे खुलकर देखा। जुल्कफल कोबिस का यह अंदाज उसे बहुत बुरा लगा। सही तो कह रहा हूं, आप लोग मुझे यूं क्यों घूर रहे हैं? बंदा अपने मकसद पर नजर रखे और उसी के मुताबिक कदम उठाए, ना कि इम्तिहान वाले दिन अपने दोस्तों के साथ मूवी नाइट बनाए। और तो और मैंने खुद कितना दिमाग घुमाया। शजा के इम्तिहानात में इसने हर बार मुझसे सवाल किया। मैंने ठीक ठीक जवाबात दिए, इसे समझाया। लेकिन अगर नतीजा मेरे मुताबिक ना निकला तो मैं जान जाऊंगा कि शजे में इतनी एबिलिटी है ही नहीं कि वो अपने बाप का ख्वाब पूरा कर सके। उसे बगैर किसी लगी लिपटी रखे सबके सामने उसे जलील करके रख दिया था। बाबा, मान लीजिए कि आपकी भतीजी नकमी है। यह सुनकर संजय ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। इस कदर तजली उसका दिल दुख से भर गया। सुर्खफेर ने अफसोस से उसकी तरफ देखा। हर इंसान का नेचर अलग होता है। आप खुद का मुकाबला दूसरे इंसान से नहीं कर सकते, क्योंकि हर इंसान को अल्लाह ने दूसरे से मुख्तलिफ बनाया होता है। और फिर शुक्र है कि आपकी तरह वो रोबोट नहीं हूं मैं जो सिर्फ कामयाबी की शक्ल ही देखे। इंसान को कभी कभी नाकामी से भी हमदार होना चाहिए, ताकि उसे अपनी औकात याद रखे। शकेफुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसका साथ दिया। शाहजे की आंखों से आंसू टूटकर गिर पड़े। उसने मोबाइल में बटन दबा दिया था और फिर जो नतीजा आया, उसने जुल्कनैन की बात पर मोहर लगा दी। देखा, मैंने कहा था ना, यह सब कोई तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम गांव की लड़कियां बस घर संभालो, गद्दारी करो और खेती बाड़ी को देखो। शहर की लड़कियां ये सब कर सकती है। अभी अभी कह रहा हूं, वक्त है वापस लौट जाओ, पैसे को जाया मत करो। यह मेरा तुम्हें एक मुखलिसाना मशवरा है। सुरकुनैन का इस कदर सफाक अंदाज देखकर शान से अपने कमरे में आ गई और कमरे की दीवार से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। पीछे दया अब्बू और दामी ने उससे क्या कहा था? उसे उससे कुछ गर्ज नहीं था। वो एक सर्द सुबह थी। वो अपने कमरे में बैठी थी जब उसे प्यास महसूस हुई। उसने उस दिन को कमरे तक महदूद कर लिया था। वो किचन की तरफ जाने लगी तो उसे गायब के कमरे से ऊंची आवाज सुनाई दी। ना चाहते हुए वो दीवार से लगकर सुनने लगी। यह गैर इखलाकी तो था, लेकिन अपना नाम सुनकर उसे कुछ भी गैर इखलाकी ना लगा। वहां होने वाली गुफ्तगू को सुनना जरूरी था। मैंने सोचा था तुम शादी से शादी कर लो। वो जो अपने बाप के सामने रखी कुर्सी पर बैठा था, वो फाड़ चेक कर रहा था। उनकी बात सुनकर अपनी जगह उछल पड़ा। बाबा, ये अब कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका एहतराम करता हूँ, लेकिन यह एक नामुमकिन सी बात है। ताबू ने उसे गौर से देखा। नामुमकिन सी बात क्या मतलब? बहुत अच्छी प्यारी और बाखलाक लड़की है। वो तंजिया हंसी हंसा होगी। बिल्कुल होगी, लेकिन वह मेरे मायार के मुताबिक हरगिज नहीं है। वो इंतहाई नकमी लड़की है। इसे अपने करियर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं। वो अपने बाप के ख्वाब को पूरा नहीं कर सकती। लेकिन खैर छोड़े पापा, मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं अपने जैसी किसी डॉक्टर लड़की से शादी करूंगा। उसे देखता दीवार को थामा था और उसके कदम लड़खड़ाए थे। जुल्कनैन के अपने के बारे में यह ख्यालात सुनकर उसका दिल खून के आंसू रो पड़ा था। वो इंतहाई नकमी उसकी सैपली आती है। आप खुद सोचें, कहाँ से चाइल्ड स्पेशलिस्ट और कहाँ वो इंटरपास्ट भी नहीं है। आप खुद बताएं, क्या मैं ऐसा डिर्व करता हूँ? खैर, मैं मजीद बात नहीं करूंगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि यह मेरी जिंदगी है। इसका फैसला भी मैं ही करूंगा कि मैं किससे शादी करूं। आप प्लीज शालजी से ही बात मत कीजिएगा और ना ही किसी और से। उसे अपनी किस्मत आजमाने दे और मुझे अपनी।
यह कहकर वह बाहर आने लगा तो शानदार दौड़कर अपने कमरे में बंद हो गई। उसे लगा था वो भी खुलकर सांस नहीं ले पाएगी। वो एक लूजर है और शायद लूजर ही रह गई। उसकी पूरी रात फिर से आंखों बिगड़ी थी। सुरगुंड शायद इस दुनिया में उसके दिल को तोड़ने के लिए ही पैदा हुआ था। अगले दिन वो सुबह सवैया तैयार हो गई थी। उसने अपना बैर बांध लिया था और सबसे पहले अपनी दोस्त रिदा को कॉल मिलाई थी। बात सुनो रिदा, तुमने कहा था ना तुम्हारे भाई आंसर का हॉस्टल है, मुझे उसमें एक कमरा बुक करवा दो, मैं यहाँ वहाँ आ रही हूँ। रिदा ये सुनकर हैरान हो गई। तुम पागल हो, हॉस्टल का खर्च क्यों कर रही हो? तुम तो अपने ताई के गिन में रह रही हो ना। यह सुनकर उसने कर्ब से अपनी आंखें मच ली। रह रही थी, लेकिन अब नहीं रहना। तुम इंतजाम कर रही हो या मैं कोई और इंतजाम कर रहा हूँ? वो गुस्से में बोली तो रिदा ने हाँ कहकर फोन बंद कर दिया। अरे बेटा, तुम किधर जा रही हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? और यह बैग लेकर क्यों जा रही हो? ताईजान ने उसे देखकर ठटक कर रह गई थी। मैंने बस की टिकट करवा ली है, मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ, माफ़ कीजिएगा। आपको कल नहीं बताया था, मैंने सारे इंतजामात कर लिए हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने दिन मुझे अपने घर में रखा, बर्दाश्त किया। उसकी आंखें नम हो गई थीं। ताईजान बोझल दिल के साथ अपनी जगह से खड़ी हो गई। कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। और यह तुमने अपना क्या हाल बनाया हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिनों से सोई नहीं हो। उन्हें इसकी फिक्र हुई थी। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस कल रात नींद नहीं आई थी। फैसला लेने में थोड़ा मुश्किल तो हुई, लेकिन अब मैं फैसला ले चुकी हूँ। जुफी झुकी भाई ठीक कह देते हैं कि मैं घर और घरदारी संभालने के लायक नहीं हूँ। वह हंस पड़ी और इस हंसी में बेपनाह उदासी थी। खैर, आप अपना ख्याल रखिएगा। ताई अब्बू से माजरत कर दीजिएगा। वैसे भी 2 साल यहाँ गुजारने के बाद में इस काबिल तो हो ही गई हूँ कि अकेली बसते चली जाओ। मैं आपकी मोहब्बतों को कभी नहीं भूलूंगी। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो दिल में घर गई है। खैर, अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उनसे गले मिलकर रो पड़ी थी। फिर जुलन को हाथ मिलाकर अलविदा कहते उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। तुम अपने घर में मेरे हवाले से कब बात करोगे? वो एक महंगे रेस्टोरेंट में बैठा उसका हाथ थामे उसकी आंखों में देख रहा था। जब डॉक्टर नफीसा ने उससे सवाल किया, वो धीमी से मुस्कुराया। बस आज तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए मैं घर में बात करूंगा। तुम यह मत समझना कि मैं इतना बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट होकर बेबस हूँ। बाबा तो मुझे अपनी नकम्मी भतीजी से बयाना चाह रहे थे, लेकिन मैंने एहतजाज करके उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह सुनकर नफीसा की आंखें चमकी। सच, तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? सुरनैनो मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखकर हाँ सर हिलाया था। और उसे शाम वो जब घर में दाखिल हुआ तो उसे खाने की मेज पर एक उदासी सी महसूस हुई। जुल्क फिल्फी आज बेहद खामोश था। ताबू भी बस अपनी प्लेट पर झुके हुए थे और तामी खला में किसी गैर मरई नुक्त को घूर रही थी। क्या बात है, आज सब खामोश क्यों है? उसने नैपकिन से अपना मुंह साफ किया और फिर छुरी और कांटा लेकर प्लेट पर झुक गया। आपको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी जिंदगी में मगन रहिए। जुल्कफुल की बात सुनकर उसने हैरत से अपनी आईब्रोज इकट्ठी की। कहना क्या चाहते हो? खुलकर कहो। आज से पहले जुल्कफुल ने कभी इस लहजे में उससे बात नहीं की थी। कुछ भी तो नहीं, आप अपनी जिंदगी एंजॉय करते रहे। वो प्लेट बर्थडे खिसकाकर खड्डा हो गया और अपने कमरे में वापस लौट गया। ताइमी भी खामोशी से खाना खाने लगी। किसी ने जुल्कफिल को टोका तक नहीं था। जुल्कन को उस बात पर बहुत अजीब सा महसूस हुआ। रात के 10 बजे वो अपनी अम्मी के कमरे में दाखिल हुआ तो जा नमाज पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। आज माँ को कैसे याद कर लिया? वो अपनी जगह ठहर गया। आपको कभी भूला तो नहीं हूं मैं। उसने वही उनकी गोद में सर रखकर उनकी आंखों में देखा। ताई अम्मी ने आहिस्ता से उसके बालों में उंगलियां फेरनी शुरू कर दी थी। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। वो मुकम्मल तौर पर उनकी तरफ मुतवज्जा था। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। उनका लहजा काफी धीमा था। मैं नफीसा से शादी करना चाहता हूँ। हम दोनों ने काफी अरसे एक साथ जॉब करते हुए गुजारे हैं और अब हम अपनी लाइफ में काफी स्टेबल भी हो चुके हैं और मैं बाकायदा तौर पर अपनी फैमिली का आगाज करना चाहता हूँ। क्या आप राजी हैं? अगर आप राजी हैं तो अब नफीसा के घर पर रिश्ता लेकर जरूर जाइए। अम्मी ने खाली निगाहों से उसे देखा। अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई एतराज नहीं है। उन्होंने मुख्तसिर से लफ्ज में कहकर बात ही खत्म कर दी थी। जुल्कुन को यकीन ना आया कि उसकी माँ इतनी आसानी से मान सकती है। अम्मा अब सच कह रही है? उसे शक भरी निगाहों से उन्हें देखकर पूछा। हाँ, उन्होंने इस बार भी मुख्तसर सा जवाब दिया। सुरकुलैन ने उन्हें अपने गले से लगा लिया
और फिर उनका माथा चूम कर वापस अपने कमरे में लौट गया। उसे हॉस्टल आए काफी दिन हो गए थे। उसे अपनी सिपली का पेपर भी ले दिया था और अब बकायदा तौर पर इंटर टेस्ट की तैयारी करने लगी थी। जुल्कनैन की बातों ने उसे वक्त तौर पर तो जरूर तोड़ा था, लेकिन फिर उसके अंदर एक अजम और हिम्मत पैदा हुई थी जब उसने अपने वालदा से फोन पर बात की थी। अम्मी, मैं वापस आना चाहती हूँ। उन्होंने इसे वहीं रोक दिया। डॉक्टर बने वापस ना आना। उनकी आवाज फूल गई। मैं अब बहुत कमजोर हूँ मी, यह इतना बड़ा काम मुझसे नहीं होना। उन्होंने मुस्कुराकर उसकी हिम्मत बंधाई। दुनिया में ना जाने कितने लोग डॉक्टर बनते हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा, यह तो बस एक आग है, इसमें कोची तैरकर किनारे पर आना भी आ ही जाएगा। अपनी अनपढ़ माँ के मुंह से यह सब सुनकर उसने फैसला कर लिया कि किसी बातों से टूटेगी नहीं, बल्कि वह पहले से ज्यादा निखर कर सामने आएगी। उसने इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी और फिर वह वक्त भी आ गया जब उसने अपनी इंटरव्यू टेस्ट का नतीजा अपनी आंखों से देखा था और रो पड़ी थी। उसी दिन उसे अपने मोबाइल पर जुल्फिल का मैसेज आया। यह देखो, भाई की दुल्हन प्यारी है ना? तुम सुना, गाना क्या कर रही हो आजकल? अपनी कहानी भी सुनाओ कुछ। उसने मैसेज पढ़कर जुकरफिल का नंबर ही डिलीट कर दिया। उसे मैसेज के साथ एक मुकम्मल तस्वीर भी भेजी थी। अलबत्ता उसकी आंखों के सामने झुलकर और उसके बिल्कुल बराबर में खड़ी डॉक्टर नफीजा की तस्वीर घूम गई। खुदा आपको यह खुशियां देखना नसीब करे। उसने जरे लपका और फिर मोबाइल रखकर अपनी आंखों से निकलने वाले आंसू खुद ब खुद साफ किए थे। आंखें क्यों नम थी, दिल क्यों गमगीन था, वो वजह ना जान सकी, लेकिन वजह बहुत आसान, काफी हद तक जानलेवा थी। बुजुर्गनैन की मोहब्बत में मुब्तला हो चुकी थी, इसलिए उसका हर लहजा, हर अंदाज, उसकी हर गुफ्तगू उसे तोड़ कर रख देती थी। उसे क्यों इतना ज्यादा फर्क पड़ता था? क्योंकि वो मोहब्बत जैसी मौजी मर्ज की मरीजा बन गई थी और अब चाहकर भी उसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती थी। मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की शामी अजीब सी होती थी। चंद कदम दूर लॉन की घास पर तलवा बैठकर पढ़ रहे थे। कई हंसी की आवाज़ें थी, मगर हॉस्टल की पुरानी सीढ़ियों पर बैठी शान से हमेशा की तरह खामोश थी। उसने अपना मेडिकल का आखिरी साल मुकम्मल कर लिया था और हाँ, जॉब स्टार्ट की थी कि 5 साल कैसे गुजरे पता ही ना चला। उसकी जिंदगी के सारे फैसले अब तक उसने अकेले लिए थे और अब भी शायद उसे सबको ही करना था। वो गहरी सोच में गुम थी। उसे सीढ़ियों के ऊपर कदमों की धीमी चाप सुनाई दी। उसे झर उठाकर देखा। संजय अब फिर अकेली बैठकर दुनिया से खफा है। सामने डॉक्टर उमैर खड़े थे, शहर के मशहूर तनीम सर्जन, जिनका नाम ही दिल में एहतराम पैदा करता था। वो कॉलेज के विजिटिंग सर्जन थे, मगर उनके आने से अक्सर तलबा के दिलों में हलचल मच जाती थी। उसने हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट दी। खफा नहीं सर, बस थोड़ी सी थकी हूँ। डॉक्टर उमैर उसके करीब सीढ़ियों पर बैठ गए। अब हमेशा थकी हुई लगती है, हमेशा खामोश, अलग, जैसे आपने जिंदगी को खुद पर कर समझकर उठाया हो। पिछले 5 सालों से मैं यही देख रहा। शो ने नजरें झुका ली। उसके दिल ने एक लम्हे को तेजी से धड़कना शुरू कर दिया, मगर वह हमेशा की तरह मजबूत बनी रही। हर किसी की जिंदगी आसान नहीं होती है सर। वो मैंने उसे गौर से देखा। आसान ना हो तो इंसान आसान बना देता है, मगर आपने खुद को कैद कर लिया है। वो क्यों? संजय के दिल पर जैसे किसी ने पुराने जख्म छलनी कर दिए हो। सुरकिन की तलक बातें, उसका कमजोर कहना, उसका तंजिया अंदाज, सब एक लम्हे के लिए जहन में उभर आया। कुछ जख्म लफ्जों से भी अलग होता है। डॉक्टर उमैर और वह बहुत देर तक रहते हैं, कभी नहीं बढ़ते। उमैर के दिल में एक बेयाज धड़कन उठी। पहली बार उसको एहसास की गहराई समझ पाए थे। शजे, उन्होंने नर्म लहजे में कहा, अब जितनी खामोश रहे उतनी ही मजबूत है, और मुझे भी आपकी यही खामोशी पसंद है। शजे हैरान रह गए। दिल जैसे लम्हे पर को रुक ही गया। सर, आप, उमर ने मुस्कुराते हुए ऐसे ही से बात आगे बढ़ी। हाँ शान से, मैं आपको पसंद करता हूँ बहुत मुद्दत से। आपका किरदार, आपका हौसला, आपकी मेहनत, ये सब मुझे बेइंतहा मुतासिर करते हैं। और आज मैं साफ लफ्जों में कहना चाहता हूँ, मैं आपको जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। वो सराह पर सवाल थे। शान से साकेत रह गई। कहा, मेरे जैसा चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और कहा, वो एक भोली बसरी याद दिल में उभरी, और कहा, अब शहर का सबसे बड़ा सर्जन उसे शादी की ऑफर कर रहा था। उसे लगा जैसे सीढ़ी की हर ईंट उसकी धड़कनें सुन रही है। उसके अंदर वही पुरानी लड़की जागी जिसे कभी कमजोर कहा गया था, जो कभी घर छोड़कर चली गई थी, जो टूट कर दोबारा छूट गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, जुकरफुल भाई। कॉलिंग। दिल में एक अनजानी घबराहट उठी। उसे कॉल उठाई। सुकुफिल की खुशी से बड़ी आवाज आई,
कैसी हो, कहाँ हो? मैंने सोचा पहले तुम्हें बताऊं। अगले हफ्ते भाई की शादी है, तुम आओगी ना? और चाची को भी कहना आ जाए। मैं चाहता हूँ मेरी छोटी सा बहन साथ हो। भाई पूरे 5 साल बाद वापस आए हैं ना? शुक्र है मजीद। डॉक्टरी पढ़ने का भूत उनके सर से उतरा। बूढ़े होने से पहले शादी कर रहे हैं। दिल को फिल का कहका गल जाता था और शजी के दिल में अजीब सा दर्द उठा। शजे घर, खानदार उस वक्त जिनसे वो कभी भागी थी, आज वहीं से उसे मोहब्बत से बुलाया जा रहा था। मगर उसके लिए सफ़र बहुत तभी था। वो खामोश रही। शांजे, सुन रही हो ना? जवाब में उसने सिर्फ कॉल काटती थी। हाँ या ना, कभी ना कहा। खामोशा। उसकी पलकों पर आकर रुक गए। वो नहीं जानती थी कि वो क्यों रो रही है, खुशी से, दुख से, या बरसों की थकन से। डॉक्टर उमर उसे देख रहे थे, जैसे उसकी हर खामोशी समझते हो। उसने आहिस्ता से आंसू और फिर उनकी तरफ देखा। इस पहली नज़र में वो मजबूती थी, बिल्कुल वैसी जैसी वो खुद को बनाना चाहती थी। डॉक्टर उमर की धड़कन तेज हुई। जी शजे, उसने धीरे से कहा, मैं शादी के लिए हाँ करती हूँ। उमर के चेहरे पर वो मुस्कुराहट आई जो शायद बरसों से कहीं दबी हुई थी। शजे ने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी कोई कमजोर लम्हा ले। यह फैसला है, एक मजबूत फैसला, और आज उसने मजबूत फैसला कर लिया था। डॉक्टर जुल्कुन नैन, शादी का दिन था। हाल रोशनी से जगमगा रहा था। जुलक नैन आईने के सामने खड़ा अपनी शेरवानी दुरुस्त कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था, कामयाबी का, गुरूर का, और यह एहसास कि आज वो अपनी पसंद थी, अपने मयार के मुताबिक लड़की से शादी करने जा रहा है। उसे नफीसा को कॉल मिलाई। वो बिल्कुल खामोश थी। सुरगुना ने हंसते हुए कहा, नफीसा, आज इतनी खामोश क्यों? शादी है यार, कम ऑन मसूरी। रफीसा ने धीरे से उसे कहा। थोड़ी देर दरवाजा पर रात हॉल की तरफ रवाना होने लगी। जुल्कुनैन ने गाड़ी का दरवाजा खोला। बारिश की हल्की बूंदें पड़ रही थी। सड़क चमक रही थी और ड्राइवर को हिदायत वो दे रहा था कि उसे फोन पर नफीसा की आवाज सुनाई दी। सुरकुनैन, एक बात पूछूं? अगर कभी सब बदल जाए? तो वो हंस पड़ा। जिंदगी में कुछ नहीं बदलता नफीसा, सब मेरे कंट्रोल में है। यही उसका गुरूर था और शायद यही उसकी किस्मत। गाड़ी तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। मौसीकी बज रही थी। वह रोशनी का समा की तवजा मोबाइल पर आई एक वीडियो नोटिफिकेशन पर थी। हॉल की सजावट का लाइव क्लिप। उसने मोबाइल थोड़ा सा बुलंद किया। उसी लम्हा गाड़ी डबक आई। एक लम्हे के लिए चीख बुलंद हुई। एक तेज फ्लैश लाइट्स उसकी आंखों पर पड़ी। अगले हिस्साने गाड़ी बेकाबू होकर सड़क के बीचों खड़े ट्रक पर जा टकराई। शीशे टूटे। सुरगुन नैन का जिस्म स्ट्रिंग पर डिश के दरमियान फंस गया और उसकी आंखों के आगे धुंध छा गई। उसकी सांसों में जलन, जिस्म में दर्द और कानों में सिर्फ एक आवाज, सुरगुन नैन सुरगुन। तो फिर अंधेरा छा गया। इमरजेंसी वार्ड की रोशनियां तेज थी। स्टाफ भाग रहे थे। नर्सें स्ट्रेचर दौड़ाती पुकार रही थी। रोड एक्सीडेंट हुआ था। शदीद जख्मी पेशेंट बेहोश नहीं। मुमकिन इंटरनेशनल ब्लीडिंग हो सकती थी। जुल्कन नीम बेहोश था। उसकी सांसें टूट रही थी। स्वेटलैंड को आईसीयू को मुंतकिर कर दिया गया। पूरी फैमिली तड़प गई थी, टूट कर बिखर गई थी। ताबू रातों को जागते तामी हर रोज अस्पताल के बाहर दुआ करती रहती। मुकेजूर कोल एक जिंदा लाश बन चुका था। डॉक्टर ने कहा था कि इसे कोमा से निकालना है तो मुसलसल केयर चाहिए। एक जूनियर डॉक्टर उसकी जिम्मेदारी ले रहा था। जो जूनियर डॉक्टर, वो कौन था? किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ यही खबर मिली थी कि उस पेशेंट के लिए डॉक्टर खुद दोनों शिफ्ट में मौजूद रहता है। उसने अपने घर तक जाना छोड़ दिया है। पूरा खानदान दुआ करता रहा। वन गुजरता रहा और फिर अचानक 1 महीने बाद फजर के वक्त मशीन के अलार्म बजने लगे। सुरकेन की उंगली हिली, फिर उसकी पलकें लड़सी पर उसने आंखें झट से खोल दी। सर पेशेंट रिकवर हो रहा है। नर्स चिल्लाई थी। डॉक्टर दौड़ते हुए आए। उसकी पहली धीमी सांस में निकला हुआ लफ्ज नफीसा था, लेकिन नफीसा वहां नहीं थी। कोई जवाब ना मिला। खामोशी उसके कमरे की दीवारों में उतर गई थी। तायाबीनी उसके पास बैठकर सर्द आ पड़ी। नफीसा, तो पहले दिन ही छूट गई थी बेटा। लेकिन वो उठे और दरवाजे की तरफ देखा। यह है वो मसीहा जिसने तुम्हें बचाया, तुम्हारे लिए मौत से जंग की। अब अल्लाह के फजल से तुम ठीक हो रहे हो। झुलकुल्लन की नज़र दरवाजे पर गई। एक मिसबानी साया उड़ा। सुबह लैब कोट बड़ी 1 साल लगा और वो फिर जैसे वक्त रुक गया। वो कदम ब कदम अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर जैसे रोशनी पड़ी तो जुरन की सांसें रुक गई। शसे, हाँ, वो शान थी। वही शान से जिसे उसने कमजोर कहा था, जिसे नकमी कहकर ठुकराया था, जिसे वो कभी अपना वक्त के काबिल भी नहीं समझता था। आज
वही लड़की जूनियर डॉक्टर की हैसियत से उसकी जिंदगी को मौत के किनारे से वापस खींच लाई थी। शजी का चेहरा स्पार उसने प्रोफेशनल अंदाज में फाइल बंद की, एक नजर उस पर डाली, ऐसी नजर जैसे किसी टूटे हुए आईने पर पड़े। आहिस्तेगी से कदम बढ़ाते उसकी बेल्ट के पास आई। सुरकुंडे ने हाथ उठाना चाहा, बोलना चाहा, मगर सिर्फ एक मोटा आंसू उसकी आंखों से टपका। शरीर ने हल्की सी नजरें झुकाईं। उसकी आंखों में एक पल को भी रोई थी, लेकिन उसके अंदर कहीं एक जख्म दोबारा खुल गया था। दिल का क्या करती जो धड़के जा रहा था। अब आप ठीक है, मजीद आराम की जरूरत है। और फिर मुकम्मल खामोशी से वह बाहर निकल गई। सुरगुलन ने बेबसी से उसे जाते देखा। उसके दिल में शर्मिंदगी का बोझ भरता जा रहा था। सुरकुलनैन के दिल में जैसे पछतावे की चुभन थी। हादसे के बाद कुछ हफ्तों इलाज में गुजरे, मगर असल जख्म तो वो था जो उसके दिल में मुसलसल सड़ रहा था। कमरे का दरवाजा बंद करते वह गहरी सांस लेकर कुर्सी पर बैठ गया, तकिए से टेक लगाए। उसने आहिस्तेगी से आंखें बंद की। एक महीना, पूरा महीना कहाँ कहाँ टूटा, कैसे कैसे जागा। कई बार उसका नाम दोहराया। वो आंखें बंद की गहरी सोच में गुम था, जब अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैं अंदर आ जाऊं, ये उसके वालिद की आवाज थी। सुरकुरनैन सीधा होकर बैठा। जी बाबा आए। उसके बाबा अंदर आए। हाथ में मोबाइल था और चेहरे पर अजीब सी सख्ती थी। तबीयत अब कैसी है? उन्होंने रश्मि से पूछा। ठीक हूं, बस थोड़ा दर्द बाकी है। उसके बाबा ने उसकी बात काट दी। दर्द तो रहता ही है, वक्त के साथ कम भी हो जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो वक्त भी नहीं बदलता। खैर, उन्होंने गहरी सांस भरी। फिर मोबाइल उसकी तरफ पड़ा है। इश्क खुश कर ली है मेरी वो नकमी भतीजी शान से। उसका निकाह होने जा रहा है। मुल्क के सबसे मशहूर नामूर सर्जन डॉक्टर उमैर के साथ पूरे शहर में चढ़ जाए कि लड़की बहुत काबिल है। लसनकमी वही पुरानी बेरहमी से उसके दिल पर आकर गिरी थी, मगर इस बार चोट कहीं और लगी। चुरगुलन साकेत बैठा रहा, जैसे जिस्म में खून का बहाव रुक गया हो। आगाही का लम्हा अजाब था। उसके अंदर कुछ टूट कर फैल गया। पलके चिपकना भूल गया। सांसें जैसे अटक कर रह गई। तुमने कभी उसे इस काबिल नहीं समझा, मगर दुनिया ने उसे सर आंखों पर बिठाया। लड़की ने कितनी मेहनत की होगी, देखो कहाँ पहुंच गई। उसे अपनी बाबा की आवाज किसी खाई से आई सुनाई दी। सुरगुन नैन के कानों में हर लफ्ज तीर की तरह चुप रहा था। गुजस्ता सालों की वो रात जब वो इसे डांट देता था, वो पर्चा जो उसने उसी के हाथों खौफ और दुख में गलत किया था, उसका रोते हुए घर छोड़ जाना, और फिर उसे कभी वापस ना निकला। और आज वो किसी और की जिंदगी का हिस्सा बनने वाली थी, किसी ऐसे शख्स की जो उससे कहीं बेहतर, कहीं समझदार, कहीं ज्यादा लायक था। दिल के अंदर जैसे धुआं पड़ने लगा। अगले हफ्ते निकाह है, दावत आई है, तुम चाहो तो चल सकते हो। बहरहाल तुम्हारा फैसला तुम्हारा है। बाबा कमले से चले गए, मगर उसके अंदर तूफान मचा गया। उसकी आंखों में नमी भर गई। दिल चीख उठा, मैंने क्या खो दिया? और पहली बार उसे एहसास हुआ कि सच में वो हीरे को पहचान ना सका, और अब वो हमेशा के लिए इसके हाथों से निकल चुकी थी। कमरे में गहरी खामोशी थी, मगर शो के दिल में मातम भरपा था। कमरा गुलाबों की खुशबू से भरा हुआ था। दीवारों पर लगे फेरी लाइट्स की नरम रोशनी शो के दुल्हन बने चेहरे को और ज्यादा निखार रही थी। सूरज जोड़े में लिपटी वो आईने के सामने बैठी थी, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो दुल्हन के चेहरे पर होती है। आंखें जैसे किसी अंधे में भीगी हुई थी। मेहंदी वाले हाथ लगा रहे थे। रुस्तीने का वक्त करीब था। सब हंसी खुशी मशरूफ थे, मगर उसके दिल में अजीब सा बोझ था। इतने में उसको मोबाइल टेबल पर बजा। रिदा कॉलिंग से के दिल की धड़कन तेज हो गई। रिदा उसकी सबसे करीबी दोस्त, उसकी रास्ता थी। हाँ रिदा बोलो। जवाबों ने उसे रिदा की हाथी कांपती आवाज सुनाई थी। शब प्लीज उसी इंसान से शादी मत करना। डॉक्टर उमर वो धोखा दे रहा है तुझे। बारात आ चुकी थी तो रिदा का युग कहना। शजी का रंग एकदम सफेद पड़ गया। क्या? उसकी फंसी फंसी सी आवाज निकली। वो पहले से शादीशुदा है। वो तुमसे सिर्फ एक चीज चाहता है, औलाद। उसे तुम्हारी जात, तुम्हारा दिल कुछ नहीं चाहिए। उसने खुद अपनी कजिन से कहा है कि वो शादी इसलिए कर रहा है क्योंकि किसी स्ट्रांग लड़की से औलाद चाहता है। वो मोहब्बत, इज्जत सब जुड़ता है। शांजे, वो तुम्हें इस्तेमाल करना चाहता है। शांजे के हाथ से फोन गिरने ही वाला था। जमीन जैसे घूमने लगी। सांस अटक गई। शान, तुम सुन रही हो ना? रेदा रो रही थी। उसके पर्सनल चैट्स मेरे हाथ लग गए हैं। मैं तुम्हें सबूत के तौर पर सेंड करती हूँ। कॉल कट गई थी। आंसू शस्से की आंखों से बह निकली।
नहीं, ये सच नहीं हो सकता। लेकिन दिल कह रहा था कि यही सच है। उसी लम्हे दरवाजा तेजी से खुला। उसकी अम्मी, ताई पायाबू का जिस सब घबराहट में अंदर है। समझे बेटा फरात, उनकी बात अधूरी रह गई। मैं शादी नहीं करना चाहती। सब लोग हौनक बने, उसका चेहरा देखते रहे। उसकी अम्मी आगे आई तो तुम पागल हो, वो चिल्लाई। वो बस बेबसी से उन्हें देखती रह गई। फिर वो मोबाइल उनके आगे लहराया तो जुल्फल आगे बढ़ा। वो बल्कि तक ना झिपक सका। ये सब कैसे, वो पूछने लगा। मुझे नहीं पता। शाहजे की आंखों से आंसू बहने लगे। बारात से को वापस लौट जाए। तब को जुल्फल ने सब बता दिया था। उनके चेहरे पर जब्त, तकलीफ और नरमी का इंतजाज था। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़कर शांति को देखा। उनका सर झुका हुआ था, हाथ बकायदा कांप रहे थे। थैम बोलने एक शर्त आ पड़ी। बेटा, किस्मत कभी कभी इंसान को वहीं ले आती है जहां वो असल में होना चाहता है। चांदी ने सर उठाया। आंखों में 1000 सवाल थे। तैयबू आगे बढ़े, उसके सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं अपने बेटे जुल्कन के लिए हमेशा एक नायक, सच्ची, साफ दिल लड़की चाहता था। वो लड़की हमेशा तुम थी। मैंने देर की उसे गलत फैसला किया, पर कुदरत के खेल देखो। वो मुस्कुराए। उन्होंने उसका हाथ थामा। मैं आज अभी इसी वक्त तुम्हें अपनी बहू बनाने का इरादा रखता हूँ। कमला जैसे सुन हो गया। सांझे के दिल की जरूरत में एक ब्रह्मे को रुक गई। मैं सिर्फ यही कह सकी, हाँ बेटा। तुम ताब्बू नरम लहजे में बोले। और आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, उनकी दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे घर की इज्जत बनोगी? शान से थमकर रह गई। दिल जैसे रोककर दोबारा धड़का। दिमाग में झुकुन की तल्लकियां, उसकी सख्त बातें झुलमिलाई। और वो पल भी जब वो उसे बेजान हालत में देखकर टूट गई थी। उसे आहिस्ता से अपनी आंखें बंद की। तब वो उसकी आवाज़ हल्की मगर मजबूत थी। अगर मेरी किस्मत में वो लिखा है तो मैं इनकार करने वाली कौन होती हूँ? और यूं बगैर बारात, बगैर ढोल के शसी का निकाह जुल्कुलनैन से हो गया। तोरा हल्की मध्यम रोशनी से भरा था। शजाद दुल्हन बलभाटी थी, पर अब उसके सर पर इज्जत का ताज था। उसके लब हल्के से लड़ रहे थे। वो नहीं जानती थी कि वो उसका सामना कैसे करेगी। तभी दरवाजा आहिस्ता से खुल फुला। जुलैन अंदर आया। सफेद शलवार, कमीज, संजीदा चेहरा, मगर आंखें आगे शर्मिंदगी से बोझ थी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, फिर रुक गया। सांस टूट गई। शान से उसकी आवाज बैठ चुकी थी। वो घुटनों के बल गिर गया। बिल्कुल उसके कदमों में उसका सर झुका हुआ था। होंठ लड़स रहे थे, हाथ कांप रहे थे। दिल गमगीन था, पर उसके गम की नयत अलग थी। मैं मुजरिम हूं तुम्हारा। उसके अल्फाज लड़स रहे थे। मैंने तुम्हें ठेस पहुंचाई, तुम्हारी मेहनत का मजाक बनाया, तुम्हें कमतर समझा, और अजला ने तुम्हें मेरे में ही ला खड़ा किया। वो चलने में रुका। तुम्हारे कदमों में शांति की पलकें भर आई। दिल कांप उठा। अपनी जगह से उठे, नीचे झुकी। आहिस्ता से उसे बाजू से पकड़ा। उठे झुलक ने नहीं उसे सर हिलाया। आंखों में पानी था। मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर दोगी। शी की आंखों से एक आंसू ठपका, उसके हाथ पर गिर गया। जुकुल्ला ने हैरानी से उसके आंसू को देखा, जैसे उसकी सजा बन गई। और भी मैंने तुम्हें खोकर जाना कि तुम क्या थी। वो बहुत ज्यादा टूटा हुआ था, और खुदा ने तुम्हें वापस देकर बताया कि मैं क्या था। शजी ने आहिस्तगी से उसे बाजू से थामा और बेड पर खींचकर बिठाया। मैंने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ देखा, मगर आज जो कुछ हुआ वो साबित करता है कि इंसान बदल सकता है, और मैं किसी जख्म को हमेशा जिंदा नहीं रखना चाहती। जुलकुले ने बेयकीनी से उसकी तरफ देखा। क्या तुम मुझे वाकई एक मौका दोगी? शिका के लोगों पर हल्की सी थकी हुई मुस्कुराहट आई। शादी मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है, और मैं आपके साथ यह जिम्मेदारी निभाऊंगी। अगर आप भी निभाने का वादा करें तो जुल्कन ने तड़प कर उसके हाथ अपने हाथों में लिए। होठ अभी तक कांप रहे थे, आंखों में नमी तैर गई। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मेरी हर धड़कन में तुम होगी, और जो तकलीफ मैंने तुम्हें दी, जिंदगी भर उसका कफारा मोहब्बत से अदा करूंगा। शांजे ने नजरें झुका ली। गुलाब की खुशबू में रात और ज्यादा गहरी हो गई थी। सुरगुलन आहिस्ता से उसके करीब आया, उसके माथे पर हल्का सा बोसा दिया, और फिर पूरी शिद्दत से उसे अपनी बाहों के हिसार में लिया। वो भी पूरी नरमी, इज्जत और मोहब्बत से उसके सीने से जा लगी। झुलकुल ने उसके हाथों पर बोसा देकर आंखों से लगाया था। यह तुम्हारा हक है, वो सरगोशी में बोला। शान ने पलकें बंद कर ली, और पहली बार उसके दिल ने सुकून का सांस लिया। कमरा मोहब्बत की खामोशी में डूब रहा था, मगर उनके दरमियान एक नई जिंदगी की पहली धड़कन चल पड़ी थी।